क्लेशोधितस्तशामव्यक्तासत् चेतसाम् अव्यक्ता हि सती दुख देह वर्दी व्यापते। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहधारियों के द्वारा अभिव्यक्ति गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। नमस्कार एवरीवन, नमस्कार विक्रम जी, कैसे हैं आप? आज रूहानी बातचीत में एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को बनते हुए देखा है इन 70 सालों में, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। वो हस्ती, वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनका प्रोफेशन, उनका काम उनके नाम से जाना जाता है। जी हाँ, धन्यवाद विक्रम जी। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी से लेकर, यानी जैन से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर बहुत सारे लोगों के साथ में समय गुजारा है, वक्त गुजारा है, हिंदुस्तान को बनते हुए देखा है। इन शख्सियत के बारे में अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान को अगर परिभाषित किया है विदेशों में और देश में, तो इन्होंने किया है। आजकल की पत्रकार और इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ये पत्रकारिता जो होती थी, ये बिल्कुल तटस्थ होकर होती थी। आजकल की तरह पूर्वग्रहित नहीं होती थी। इनके लिए वाजपेयी जी और इंदिरा जी में कोई फर्क नहीं रहा होगा। नमस्कार नीरज जी। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो रूहानी बातचीत, स्पिरिचुअल टॉक है, इसलिए हम किसी भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में नहीं आएंगे और हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसी में रहेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ त्रिलोक जी का। जी हाँ, उनका नाम है त्रिलोक दीप जी। बहुत ही वशिष्ठ और बहुत ही पुराने पत्रकार रहे हैं। मैंने अपने प्रोमो के अंदर उनका जिक्र किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके साथ में भी उनका परिचय था, उनके साथ में भी उनकी बातचीत थी, उनके साथ में भी उनके इंटरव्यूज़ थे। और भारत सरकार की ओर से वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ त्रिलोक दीप जी का, और जब वो आएंगे तो हम। नमस्कार उषा जी, नमस्कार सनी जी। सनी भाई कैसे हैं आप? खादिम जी नमस्कार, सलाम, आदाब। तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि मुझे इंतज़ार है त्रिलोक जी का कि वो आए और फिर हम बातचीत शुरू करें। मैं इनवाइट कर रहा हूँ त्रिलोक जी को।
उषा जी, वीरेंद्र जी कैसे हैं? अच्छे हैं? क्योंकि मेरी भगवद गीता के बिना मेरा शुरुआत नहीं होती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक जब शुरू में तो मैं पूरी भगवद गीता को जब जो मेरे गुरुजी थे उनसे मैं सुनता था, उन समझने की कोशिश करता था, और उन बातों को बहुत साल हो गए। फिर जैसे जैसे वक्त निकला तो मैं कोई भी एक अध्याय ले लेता हूँ और अपने दिन को तय कर लेता हूँ उसके हिसाब से, और ये बहुत सरल भी होता है, बहुत सुलझी हुई चीज़ भी होती है। कई बार मन के विषय ऐसे उलझे हुए होते हैं सबकी ज़िंदगियों में कि कुंठा, द्वेष, गुस्सा, ये सारी चीज़ें सहज लगती हैं। ऐसा लगता है हाँ इन्हीं चीज़ों में तो रह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तो सहज नहीं है। तो थोड़ा सा जब हम उससे अलग होते हैं, उन भाव से, गुस्से से, चिड़चिड़ाहट से, परेशानियों से, तो जब अलग होते हैं तो वो जीवन अलग होता है, और जब आप उसके साथ में होते हैं तो आप उनको ओढ़ लेते हैं, उस चीज़ को, तकलीफ़ को, उस नेगेटिविटी को आप जीने लगते हैं। वहाँ गलती हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितना भी कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उसको अगर दूर से देखना आ गया तो यकीन मानिए फिर वो दुख दर्द खुद का नहीं रहता। ये ऐसे ही है जैसे आपने टीवी पर आप कोई फिल्म देख रहे हैं या सिनेमा हॉल में आप फिल्म देख रहे हैं, अब उसमें किसी का खून हो रहा है या कोई खून कर रहा है, किसी का हो रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आपको मालूम है कि वो टीवी है, वो पिक्चर है, वो सिनेमा हॉल है, और आप अलग होते हैं। उसी तरह से जब आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता आती है और कोई परेशानी आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे घर में है, घर में हज़ार झगड़े हो सकते हैं, या प्रोफेशनली आपके साथ में कुछ घटित हो रहा है, तो जब आप अगर ये चीज़ सीख जाएं कि जो चीज़ घटित हो रही है वो मेरे साथ में नहीं हो रही है, जो मैंने ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे जो शरीर दिया है उसके साथ में ही हो रही है, और मैं इससे अलग हूँ। जिस दिन आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ एक अभ्यास करना है। कई बार होता ना कि झूठ बोलते 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 वो सच हो जाता है, तो या झूठा अभ्यास करते 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 वो सच हो जाता है। तो अब जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे कि जो मेरे साथ में घटनाएं घट रही है वो मेरे साथ में नहीं घट रही है, इस शरीर के साथ में घट रही है, या जो ईश्वर ने मुझे जो ये खेल दिया, ये माया दी है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, तो आप यकीन कीजिए फिर आपकी तकलीफ़ आपकी नहीं रहती, फिर आपका दुख आपका नहीं रहता है, आप फिर उससे एकदम हट जाते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ त्रिलोक जी आ जाएँ तो फिर हम लोग बातचीत शुरू करें। और बुज़ुर्ग इंसान हैं, शायद किस कारणवश लेट हो रहे होंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं। आज का जो मेरे भगवद गीता का जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि माया को कैसे समझा जाए। माया ये तिलिस्म है सारा का सारा इस दुनिया को, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इसको झूठ माने, नहीं, इसको सच मान के चलिए। दुनिया है, अगर आप झूठ मानेंगे तो अपने आप को भी झूठ मानेंगे, बीवी बच्चों को भी, माँ बाप को भी, रिश्ते को भी, और सारे समाज को झूठ मान के चलेंगे। ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसका तो अभ्यास करना पड़ेगा कि यह मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, जब आपका अस्तित्व बना था, जब मात्र आप एक
तरल पदार्थ में थे, लिक्विड फॉर्म के अंदर थे, माँ के गर्भ के अंदर। और फिर आपका शरीर बनना शुरू हुआ, आपकी ब्रेन, आपकी स्पाइन, आपका इंटरनल ऑर्गन्स, आपके हार्ट, आपके हाथ पैर सब बनने शुरू हुए माँ के पेट के अंदर। आपने सुनना शुरू किया माँ के पेट के अंदर ही, और जो जो सुनते थे वो आपके संस्कार बनते रहे। वही आपका माइंड जिसको कहते हैं हम, जो हमारी 5 सेंसेस से चलता है। आप देखते मैं त्रिलोक जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए, और वो हालांकि वो देख तो रहे हैं, और लेकिन किसी कारणवश शायद जब पहली बार जब हम चीज़ करते हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल है, मेरे साथ में बहुत बार होती है, और बड़े बड़े लोग भी हैं ना, सभी के साथ में होती है, क्योंकि हम किस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, तो उसको पहली बार करने में थोड़ा सा एक नहीं मालूम होता है, तो हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो त्रिलोक जी अगर आप सुन सक रहे हैं या देख सकते हैं, तो आपको अपने मोबाइल के अंदर एक ब्रॉडकास्ट का एक बटन दिख रहा होगा, और आप उसको दबाइए, और वहाँ पे या मेरी रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजी हुई है, तो आप प्लीज़ आप मैंने आपको ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजी हुई है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। आप उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि हम एक ही फ्रेम के अंदर आ जाएं और बातचीत शुरू करें। हाँ, नमस्कार सर। अब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप आ जाइए। ऐड कर रहा हूँ मैं आपको। आप कीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आनंद है। तिलोक जी, आप अपने कैमरे को रिवर्स कीजिए, अपनी तरफ कीजिए कैमरे को। जी। हाँ, अब अब ठीक, हाँ ठीक है सर। सत श्री अकाल। सर नमस्कार। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। ईश्वर आपको मैं बहुत देर ईश्वर से आपको ठीक। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, आपको मुझे जी मालूम नहीं सिस्टम इसका। जी जी, कोई बात नहीं सर। पहली बार हर चीज जब नई नई करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन भविष्य के लिए रास्ते खुल जाते हैं, और ये सबके साथ में होता है। और जैसे जी जी आपने मुझे कहा था कि जब मैंने आपके नाम के आगे मिस्टर और जी दोनों एक साथ लगा दिया था, तो आपने मुझे कहा कि नहीं, या तो मिस्टर लगाइए या जी लगाइए। तो जी जब जी मुझे मालूम नहीं था तो मैंने लगा दिया। तो जी जी ये उम्र होती है, हर हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है सर। और जी जब तक इंसान अगर सीखेगा नहीं तो फिर करेगा कैसे, तो ये नॉर्मल है। और कोई बात नहीं सर, मैं आपका परिचय में करवा चुका हूँ हालांकि, और सभी से। लेकिन मैं तिलक जी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके बारे में हम लोगों को जानना है। आप क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी है, और आप जिस फील्ड से आते हैं वो ऐसी है कि बहुत कम लोग उस स्टेज पर पहुंच पाते हैं, उस लेवल पर पहुंच पाते हैं जहां पे आप पहुंचे हैं। तो आपने अपनी शुरुआत कैसे की, और कैसे ये शुरुआत कैसे हो गई? क्या इत्तेफाक था, या आपने सोचा हुआ था कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है? प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। पत्रकारिता की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, जी। शायद 1951 52 52 में, जब मैं ओहो। स्कूल में पढ़ता था।
जब मैं स्कूल में ओहो। पढ़ता था तब तब मैंने लिखना शुरू कर दिया था। हाँ। लेकिन बीच में रुक गया, कई हालात, हम्म। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उसके बाद हाँ। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो फिर मैंने अब लिखना शुरू किया दूसरी बार 1956 में, 1959 में फिर अच्छा। लिखना शुरू किया। तो ओहो। 1968 में शुरू किया, तो उसके बाद फिर सक्रिय पत्रकारिता में 1966 में आया, अच्छा। 1966 में। और हाँ। जब मैं दिनमान ज्वाइन किया, उससे हाँ। हाँ। पहले मैं लिखा तो करता था, कुछ जी। किताबों के ट्रांसलेशन भी करता था, पत्रकारिता भी क्या करता था। लेकिन 1 जनवरी 1966 को जब मैं हम्म। दिनमान में आया, तब मैं सक्रिय हो गया। और दिनमान में मैं अच्छा। 24 साल तक रहा, 1989 तक। उसके बाद मैं ओहो। संडे मेल का एडिटर बना, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और वो ओहो। चलता रहा। बस ये लिखना पढ़ना तभी से है। सर, आपके और हमारे प्रोफेशन के अंदर एक सिंपल सा लोगों का ये मानना होता है कि जैसे मैं योग करवाता हूँ, तो अगर मैंने कुछ बड़े लोगों को योग करवाया है अपने जीवन में, तो आ, लोग ये समझते हैं कि मेरा भी कद बढ़ गया है। और आपने तो अपने जीवन में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया है। इसका मुझे ये मतलब समझ में आता है कि आप उतने बड़े लोग रहे हैं कि आपको वो मौका मिला कि आप उन बड़े लोगों के साथ में काम कर पाए। वरना पत्रकार तो हजारों थे, उस वक्त भी थे, और उस वक्त भी कंपटीशन रहा ही होगा। लेकिन आपको ऐसा ये मौका मिला, तो आप इसका श्रेय किस चीज को देते हैं कि आपको इतने बड़े बड़े लोगों में काम करने का मौका मिला? वो आप इसको क्या मान के चलते, किसको आप इसका श्रेय देते हैं सर? देखिए, उस अपनी वक़्त की काबिलियत। पत्रकारिता और आज की जी। पत्रकारिता में फ़र्क है। हम्म। उस वक़्त पत्रकारिता जो थी वो मिशन माना जाता था। और मिशन। इसका श्रेय जो है, जो मैं पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकारिता में आया हूँ, उसका हम्म। श्रेय हिंदी के बहुत बड़े लेखक, क्रांतिकारी पत्रकार श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को जाता है। अच्छा। दिनमान के उस वक्त संपादक वही थे, हाँ, और हाँ। उनकी ही वजह से मैं दिनमान में आया था। और ओहो। अगर मैं कहूँ कि पत्रकारिता मेरे गुरु कोई है, तो वो अज्ञेय जी हैं। हाँ, हाँ। और उन लोगों से मिल सका, उन लोगों से एक्सक्लूसिव स्टोरी निकलवा सका, और जिसमें जो मुझसे हो पड़ता था, मैंने दिनमान के उत्थान के लिए, दिनमान की बढ़ोतरी के लिए कार्य किया। क्या? श्रेय अज्ञेय जी को दी। हाँ, हाँ, हाँ। सर, एक और इसके साथ में हमारा सवाल बनता है, क्योंकि बातें रूहानी बातें हैं। और इसलिए जब आपको इतने बड़े दायित्व मिलने लगे थे, तो आपका खुद का आ, व्यक्तित्व किस तरह का होने लगा था? क्या आपको गुमान होने लगा था, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ने लगी थी, तो आप पे आप ज्यादा जागृत हो गए थे, ज्यादा कॉन्शियस हो गए थे, या आप भी क्योंकि बड़े लोगों में बैठने लगे थे, उठने लगे थे, तो आपको भी ये होने लगा कि मैं भी बड़ा आदमी हो गया? तो इनमें से, दोनों में से कौन सी चीज आपके साथ में ज्यादा होने लगी थी जब आपका पीक था उस वक्त? नेम जी, मुझे गलत फहमी ना पहले थी ना हाँ, हाँ, अब हाँ। है। विनेश विनेश विनम्रता मेरा हथियार रही है। हाँ, और हाँ। मैं ये जो मानता था कि जो भी हुआ है, ये सब कुदरत हम्म। की मेहरबानी है, और अज्ञे जी का मार्गदर्शन है। साथ में आपको उंगली तो कोई और पकड़ता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ती है। सही बात, सही बात। उसका योग्य आपको खुद बनाना पड़ता है। सही लेकिन बात। मैंने कभी किसी को, अपने संपादक को, मौका नहीं दिया कि उनको मुझसे कोई शिकायत हो। कोई भी मैं हम्म। काम करता था तो मेहनत करके, होमवर्क करके तब कहीं जाया करता था। और जहाँ तक आपने कहा, ना मुझे कभी गुमान हुआ है, ना होगा, ना है। हाँ, बड़े बड़े हाँ, लोगों के हाँ। बीच जरूर बैठा करता था, लेकिन उनसे
कुछ सीखा ही करता था। हाँ, हाँ। अपने आप को कभी उनके धरातल पर नहीं लाया, कभी उनके ये- समानांतर महसूस नहीं किया। मैं जो हूँ तब भी वैसा था, आज भी वैसा हूँ। हाँ, हाँ। सर यही आपकी महानता है। ये हर महान आदमी में जितने भी अभी जितने बड़े बड़े लोगों से बातचीत कर रहा दिखती है कि वो अपने आप को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वो बड़ा नहीं मानते, इसलिए वो बड़े हैं। और ये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको इस तरह का व्यक्तित्व दिया। लेकिन इसके साथ ये में एक आपकी बात। ये आपकी जर्रा नवाजी है। नहीं, मेरे में नहीं, कुछ ऐसी चीज नहीं, मुझे ऐसा कोई गुण नहीं नहीं सर, है, ऐसी कोई ये बात। है ही आप में। और लेकिन आपसे एक बात बनती है सर पूछने को कि आपने इतने बड़े बड़े लोगों में आपने काम किया, प्रधानमंत्रियों के साथ में, प्रधानमंत्रियों के साथ में, राष्ट्रपतियों के साथ में, और हिंदुस्तान की सभी करीब करीब बड़ी हस्तियों के साथ में आपने काम किया। और आपने उन लोगों को, और बहुत आपने क्योंकि इंटरव्यू लिए, आपने उनके साथ में बातचीत की, बैठे हैं आप उनके साथ में, तो उन लोगों में समानता और असमानता, बड़े लोगों में, उनमें, उनके व्यक्तित्व में समानता क्या होती है कि वो बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं, और उनकी असमानता क्या होती है कि उनको अलग करती है। ये सवाल आपसे के लिए मैंने सोच के रखा था, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। उन लोगों में समानता क्या होती है सर, हर एक बड़े आदमी के अंदर? सबसे बड़ी उनमें विशेषता होती है कि वो हम्म। पद मिल जाने के बाद भी विनम्र रहते हैं। हाँ, हाँ। और जैसे मैं तो एक छोटा सा अदना सा रिपोर्टर हुआ करता था, नहीं, नहीं। चाहे मैं किसी भी बड़े आदमी से मिला हूँ, मुझे उन्होंने जी। समान व्यवहार से सम्मान दिया है। और उन्होंने कहीं ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक अदना सा रिपोर्टर हूँ या कुछ। अरे नहीं आप। ये उन लोगों की महानता रही है। मैं जितने बड़े बड़े लोगों से मिला, उनकी महानता का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ, हमेशा उनकी मैं इज्जत करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। क्या बात है सर, और ये चीज जो आपके अंदर भी है कि आप इतने विनम्र हैं, इतने महान हैं। तब आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ में गुफ्तगू कर सकूं, आपके साथ में बातचीत कर सकूं। वरना मैं इस लायक नहीं कि आप जैसी महान हस्ती के साथ में कुछ वक्त गुजार सकूं। और मुझे ये मौका मिला कि आपकी जिंदगी के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं ये आपकी आपकी पर्सनल विनम्रता है, लाइफ, नहीं आप, ये आप विनम्रता है, विनम्र है आप, अच्छा है, विनम्र रहना और चाहिए। जी सर, आपकी पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग उत्सुक होंगे, जानना चाहेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, और आप उनको किस तरह, आप उनको अपने विचारों से प्रोत्साहित करते हैं, प्रभावित करते हैं सर। मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी है जी। और मेरे दो बेटे और दो बेटियां हैं। अच्छा, और अच्छा, सब लोग जो हैं अपने अपने घर में खुश हैं। कोई अच्छा, पत्रकार नहीं है मेरा बेटा ना मेरी बेटी। अच्छा, सब अच्छा। अपने अपने काम में लगे रहते हैं और सब अपने घरों में खुश हैं। मुझसे विचार भी हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन कोई पत्रकार नहीं बना। अच्छा सर, ये तो आपने जैसे हिंद ये चीज जो है आपके, आपने जो कही है अभी कि आपके घर में कोई पत्रकार नहीं बना, लेकिन हमारे जो एशियन जो माहौल है, और जो वेस्टर्न माहौल है, अगर आप किसी भी वेस्टर्न कोई करोड़पति आदमी, कोई भी किसी का भी नाम ले जिसको आप जानते हैं, लेकिन आप उसके बच्चों का नाम नहीं जानते होंगे। अगर आपने कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ऐसे कोई सिंगर है, कोई राष्ट्रपति है, तो उनका तो नाम जानते होंगे, उनके बच्चों का नाम नहीं जानते। ये वेस्टर्न कल्चर तो रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर ये नहीं रहा है। अगर कोई भी सेलिब्रिटी है, तो उनके बच्चों का दुनिया जानती है। और ये आपने तो एक साधक की तरह आपने बात कर दी कि आपने जो किया वो आपने कर लिया, लेकिन आपने अपने बच्चों को उसमें, उसको एज ए बपोती उसको आपने नहीं दिया। तो उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं था, या आप खुद नहीं चाहते थे कि उनका जो इंटरेस्ट रहे उसी में वो जाए, आप उनको जबरदस्ती नहीं लाना चाह रहे थे? नहीं, उनका अपना भी इंटरेस्ट नहीं था। शुरू शुरू में हाँ, एक हाँ, आध हाँ। बेटे ने कोशिश की लिखने की, लेकिन उनका फिर हम्म। कहा कि नहीं, अब अपना काम करेंगे। तो वो अपना हाँ, काम हाँ, कर रहे हैं तो हाँ। अच्छा है। क्या उनको क्या बात। आज़ादी है अपना काम, अपनी ज़िंदगी हाँ, जीने हाँ। की, अपना आ काम जाए। करने की।
वो क्या आज़ादी बात मैंने है। उनको दी हुई है और उसी हाँ हाँ तरह से वो हाँ, कर रहे सर हैं। क्या बात है सर। ये चीज सब में नहीं होती है। सर मेरा एक बहुत सवाल है। पहले हम किसी जमाने के अंदर जब टीवी देखते थे, न्यूज देखते थे, तो न्यूज इस तरह बनती थी कि आज प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं 3 की यात्रा के ऊपर, ये न्यूज आती थी। अब जो न्यूज आती है, अब का जो माहौल है और पुराना जो माहौल था न्यूज का, उसमें आपको कितना और क्या परिवर्तन लगता है और उसका इफेक्ट क्या होगा भविष्य में? ये 3 सवाल है, प्लीज सर। देखिए, उस समय जो आपने बात की, उस समय दूरदर्शन सिर्फ हुआ करता था जी। और रेडियो हुआ करता था, हाँ हाँ। और वो सब सरकारी हुआ करते थे, और उस वक़्त इतना ही बताया जाता था कि वो जाया करते हैं। तो अब जो है, अब चैनल्स की बाढ़ आ गई है, हाँ टीवी हाँ। चैनल्स की बाढ़ आ गई है। उस समय प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ हम्म, करती थी। अब हाँ हाँ। प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है, और गला काट प्रतिस्पर्धा है। उस समय ओहो। जो था, आपको अपनी योग्यता के हिसाब से सिद्ध करना पड़ता था कि आप इस योग्य हैं, जो आप दूरदर्शन हम्म, पे समाचार पढ़ रहे हैं, या रेडियो में आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज के उसमें माहौल में बहुत, वहाँ उस वक़्त आपके पास कोई और तरह की चीज़ें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी जो आज तरह की जी सुविधाएं जी। हैं। हाँ तो ये हाँ। एक बहुत बड़ा काम है, जो हमें हमें उस वक़्त नहीं मिला। मैं भी बहुत दूरदर्शन में कार्यक्रम किया करता था, जी मैं भी रेडियो में जी बहुत जी। कार्यक्रम किया करता था, जी लेकिन सर। उसमें बहुत मज़ा आता था, आनंद आता था। आज आपके पता नहीं, हमें कोई टोकता नहीं था, जो हम पूछना चाहते थे, करना चाहते किया करते थे। हाँ आज हाँ। तो आप कदम कदम पे टोका जाता है, बताया जाता है कि ऐसी लाइन दीजिए। हमें कोई लाइन हाँ लेने के लिए नहीं कहा करता था। हम जो ठीक समझते थे वही करते थे। बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू किए हैं, चाहे दूरदर्शन पर रहा हम्म। हो, चाहे रेडियो में रहा हो। हम बड़े बेबाक होके, बेलोस बात होके की। हम सब ने काम किया है। आज का मुझे कोई, मैं कोई कुछ नहीं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ हाँ, समझ गया हर मैं, कोई दौर बात की, नहीं। नहीं जी, हर अपनी हर दौर पत्रकारिता की टॉपिक बात पे। होती है। हर दौर की बात होती है, हर समाज की बात होती है। हर समाज का दौर जो है अलग होता है, और ये सिर्फ जी। हमारे भारत में लागू नहीं होता, ये विश्व में भी लागू हाँ, होता है। विश्व में भी लागू मैंने है। इस तरह का परिवर्तन, इस तरह का बदलाव दुनिया भर में देखा है। अगर मैं जब 1975 से विदेश जाता था, तब के लोग और तरह थे, तब की पीढ़ियाँ और तरह की थी, और अब की पीढ़ियाँ कुछ और तरह की हैं। जब हम लोग जैसे। अविभाजित अविभाजित भारत के रहने वाले लोग हैं, जब इधर हम आए हम्म, थे, और अब हम हम्म, 40-42 साल बाद गए, तो दौर बदल गया। तो हमें किसी से दौर कोई बदल। गिला शिकवा नहीं करनी क्या चाहिए। क्या ये बात, दौर क्या दौर की बात। बात होती है। जब हम भी आए थे जी। नए, तो हम पुराने नए दौर के थे। तो ये सब हाँ चीज़ें हाँ, होती रहती हैं, परिवर्तन है, परिवर्तन ही जिंदगी है। परिवर्तन ये होता ही है। बदलाव है। और हाँ। दीप जी, आपसे एक सवाल ये है कि हर इंसान, हर इंसान चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो सेल्फ मोटिवेट कैसे हो सकता है? वो आप लोगों की तरह बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? आप लोगों में ऐसी क्या, आप लोगों ने ऐसा क्या कर्म किए या ऐसी क्या काबिलियत थी? हालांकि मैं इसके साथ एक बात तो जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, आपको पत्रकार बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको म्यूजिक करना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। लेकिन सब लोग सीखे हुए, पढ़े हुए, उस लेवल पर, उस शिखर पर नहीं पहुंच पाते। तो आप लोगों में ऐसा क्या, आप लोगों में ऐसे क्या अलग चीज है कि आप लोग उस स्टेज पे, उस शिखर पर पहुंच जाते हैं? प्लीज आप थोड़ा सा, क्या है आपकी जो कनेक्टिविटी है ईश्वर से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप में ऐसा क्या था या क्या है कि जिसकी वजह से आप इतना सेल्फ मोटिवेट हुए? देखो, सीधी सी दो बातें हैं। हम्म। एक तो है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आप ईमानदारी से परिश्रम करते रहिए, तो अपने आप आपको मंजिल मिल जाएगी। हाँ हाँ। और दूसरा, जिस फील्ड में आप हैं, जैसे मैं यहाँ पत्रकारिता, हम होते हैं, हमारी अपनी एक लाइब्रेरी है। अब जहाँ मैं देख रहे हो कि मेरी 8 पास किताबें पढ़ी हुई हैं और कुछ नहीं है। जी जी तो आप जी। पढ़िए, तैयार रहिए। अगर आपने हाँ साथ आप न्याय करना चाहते हैं, तो पढ़ते रहिए और हाँ करते हाँ रहिए, हाँ। और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए। तो मंजिल खुदा चाहेगा तो अपने आप मिल जाती है। क्या बात, क्या बात है सर। और आपके हिसाब से तरक्की क्या है?
तरक्की दिल की है, मन की है। जिसके मन को संतोष हो उसको तरक्की कहते जी। हैं। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत पैसा होता है, धन होता है, लेकिन सुकून बहुत नहीं होता। सुकून। आपको तरक्की को क्या, किस तरह से, किस अंदाज से तोड़ेंगे? दिली तरक्की होनी चाहिए, पैसे के हिसाब से तरक्की बिल्कुल। होनी चाहिए, क्या बात या है, क्या कैसा बात सुकून मिलना चाहिए? है। हाँ तो हाँ। देखिए, आप उस हिसाब से अपने आप को देखिए। किसी चीज़ का अंत नहीं है। हाँ हाँ आप हाँ। कहाँ क्या बात। पहुँचना चाहे, कोई अंत नहीं है। तो इसलिए आप एक संतोष की भावना लेके चलिए, अपनी मेहनत करते जाइए, तो आप देखिए अपने आप तरक्की कि मिलेगी, उससे अपने आप संतोष आपको तरक्की मिल मिलेगा। जाती है। और अगर आपके जीवन में भी तो इस तरह के पड़ाव आए होंगे कि कभी नकारात्मकता, कभी गुस्सा, कभी बेचैनी, कभी अवसाद, डिप्रेशन, या कभी तनाव इस तरह का रहा होगा, तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उससे किस तरह निकलते हैं, उससे किस तरह आप बाहर आते हैं? क्या फलसफा है उसका ये आपके तो लिए? ये तो इंसानी फितरत है जो आप बता रहे हैं। लेकिन जी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो आप खुद रास्ता निकल आता है। तो मेरी जो प्रभु की कृपा रही है कि मैं हाँ सकारात्मक सोच का कभी पिंड नहीं छोड़ा, उसका हाँ हाँ उसको हमेशा पकड़ के चला हूँ। तो हाँ आप हाँ अवसाद भी आया है, नकारात्मक भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक किसी कोने में पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, और हाँ वो ही हाँ मुझे हाँ। मार्गदर्शन करता रहा है। क्या बात। और मैं और दूसरा मैं यह है, कुदरत पे बहुत, हाँ। और दूसरा कुदरत पे बहुत यकीन करता हूँ मैं ये मानता हूँ कि कुदरत जो है बाकमाल होती है। वो आपका रास्ता अपने आप बनाती है, अगर आप ईमानदार हों और अपने प्रति वफादार हों और परिश्रम करते रहें। क्या बात, क्या बात, क्या है। वाकई में यही चीजें आम इंसानों में, जो हम जैसे लोग हैं उनमें इस इन्हीं चीजों की कमी होती है कि कोई नकारात्मकता कमी जैसे ही नहीं, आई। आप लोग नहीं 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 न- नहीं, ऐसी कोई न- बात नहीं और है। आप लोग बहुत जैसी कमी आई बहुत तो योग्य हम व्यक्ति उसमें हैं। घिर जाते हैं। और आप जैसे अच्छे और महान आत्माओं में, आपने कहा कि किसी दिल के किसी कोने में पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ते। जो साथ नहीं छोड़ता है पॉजिटिविटी का, उन्हीं को ईश्वर इस तरह का वरदान देता है कि उनकी जो तरक्की है वो इस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जाती है। और पता नहीं क्या इसके वजह साथ से, में। मैं तो सकारात्मक विचारधारा का आदमी हूँ। जी। सकारात्मक सोच मेरी हमेशा रही है, अब भी है, और जब तक हूँ तब तक रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। यही यही चीज चाहिए सर। इसी चीज की तो आवश्यकता है। पहले के जमाने में आपने तो वो वक्त देखा हुआ है हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुए थे, तो वो उस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर या हमारे देश में नकारात्मकता ज्यादा थी, ये आज है। ये अब हमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की और पॉजिटिविटी की जरूरत ज्यादा आज है या उस वक्त थी सर? दोनों का तुलना नहीं की जा सकती। वो हम्म दौर और तरह का था। वो हम्म जो चीज़ जब हुई, जुनून के वजह से हुई, जो भी हुई। अब मैं हम्म। जब अभी यहाँ पिछले 20 साल पहले 1990 में जब मैं गया था पाकिस्तान, तो जी। मुझे लोगों को मोहब्बत वैसे मिली जैसे शुरू शुरू में मिला करते थे। ओहो लोगों हो। से लोगों के बीच कोई तनाव नहीं है। जो भी हाँ। तनाव है वो सियासी तौर पे है, राजनीतिक तौर पे है। क्यों? पाकिस्तान का हर कोना घूमा है। और साहब, आपने पाकिस्तान कहीं का ही कोई, नहीं, आपने तो पूरी, हाँ, पूरी दुनिया घूमी है आपने तो करीब करीब। हाँ, जब तो करीब करीब काफी काफी हाँ, देशों में गया क्योंकि हूँ। हाँ, क्योंकि उस वक्त विश्व युद्ध भी हुए थे। विश्व युद्ध से भी सारे देश करीब करीब अपने आप को ऊपर उठा ही पा रहे थे जब आपने पत्रकारिता की थी। आप बिल्कुल यंग जी थे जी उस वक्त। तो जी जी जी। जो देशों में उस वक्त, क्योंकि वो इस माहौल से ऊपर आए थे, तो उनमें जो परिवर्तन हुए या भारत में जो परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तनों को आपने तो अपनी जिंदगी में देखा है सर। आपने तो आंखों से देखा है वो परिवर्तन क्या थे। तो आप उस वक्त की परिस्थिति अलग रही होगी, लेकिन क्या उस वक्त में ज्यादा जरूरत थी प्रेम की, भाईचारे की, या आध्यात्मिकता की? ये आज है।
मैं क्या, आज ज़्यादा आध्यात्मिक, आज लोग जो हैं हम्म। कुछ और तो जा रहे हैं। हाँ आध्यात्मिकता हाँ। की आज ज़्यादा ज़रूरत महसूस करता हूँ मैं। आज। परस्पर प्रेम की हम्म। भी अब ज़्यादा ज़रूरत महसूस करता हूँ। जहाँ तक आपने विश्व युद्ध की बात की, मैंने अपनी आंखों से जर्मनी को उठते हुए देखा है, जो कि बर्बाद हो ओह। गया था। ओह। मैं जब 1975 में जर्मनी गया, समझे कि विश्व युद्ध के 30 साल बाद, 28 साल हाँ बाद, हाँ तो उसने हाँ। किस तरीके से अपने आप को निर्मित किया फिर से, वो सराहनीय बात है। इस तरीके से और जी भी जी। यूरोप के जो देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध का तबाह हो गए थे, उन्होंने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया। हाँ, आपने और आपने सेकंड वर्ल्ड वार। वहाँ, हाँ। हाँ जी हाँ, देखो खड़ा हम्म। किया। और वही उनका माना प्रतिबद्धता थी, समर्पण था अपने देश के हम्म। प्रति। तो वाह। भाईचारा था, हर चीज़ थी। लेकिन समय सरकने के साथ साथ वहाँ भी हो सकता है दुराव आ गया हो, कुछ चीज़ें बदली हो, मैं बहुत हम्म। दिनों से गया नहीं वहाँ पर। लेकिन ये जी मैं जी जैसे जी। पहले कहा हूँ कि हर समय का अपना अंदाज होता है, अंदाज अपना होता है। बयां होता है। तो सर, अगर आपको आज भी, अ, लेकिन सर। बात सही है कि आज दुनिया में हाँ। तनाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ उससे गया। लड़ने के लिए जो सहिष्णुता की, सहनशीलता की जरूरत है, वो शायद लोगों में कम होती जा रही है, ऐसा मैं महसूस सर, करता हूँ। आपसे एक अगर आपसे एक सवाल किया जाए, क्योंकि आप जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर एक दो 10 लोग नहीं सुनते हैं, पूरा देश सुनता है आप लोगों की बात, बड़े लोगों की बात पूरी एक कौम सुनती है। और आज नहीं तो कल उसको वो एडमिट करती है, उसको मानती है, फिर बड़े लोगों का अनुसरण करती है। अगर आपको, अगर देश के लिए या पूरी सोसाइटी के लिए अगर कुछ शब्दों में संदेश देना हो, तो आपका संदेश क्या होगा इस धरती की बेहतरी के लिए? और प्रैक्टिकली वो किस तरह, प्रैक्टिकली वो किस तरह पॉसिबल होगा, वो प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप अपने देश से प्रेम करेंगे, राष्ट्र हम्म। प्रेम की भावना होगी, और दिली हम्म। भावना होगी, दिल से भावना होगी, तो आपका देश कोई पिछड़ नहीं सकता। जहाँ तक समाज और परिवार की बात है, वो भी आपका समर्पण चाहता है, प्रतिबद्धता चाहता है, ईमानदारी चाहता है। इस तरह की ये चीज़ें होंगी तो ना आपका देश हम्म। कहीं पिछड़ेगा, ना समाज पिछड़ेगा, ना परिवार पिछड़ेगा। समर्पण, हम्म। प्रतिबद्धता, और हम्म। वो दिल से ज़रूरत होती है, उसका यही गुरु मंत्र होता है। दूसरा, जैसे पहले मैंने कहा कि ईमानदारी का और हम्म। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो ये अगर आप सोच के बांध के चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर तरफ तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। हर हर इंसान की तरक्की होगी। हर इंसान की तरक्की जी होगी। जी अपने आप जी। से, अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप से हाँ हाँ ईमानदारी हाँ। कीजिए। अब क्यों लोग तो लोग धोखा अपने आप को देते हैं, तब परेशानियां होती हैं। क्या है? और आने अभी जो देख रहे हैं वो लोग, और जो आने वाले देखने वाले लोग, सबको वापस मैं बताना चाहूंगा कि फल वही झुकता है जिसमें रस होता है। आपने अभी त्रिलोक दीप जी को सुन रहे थे, एक महान शख्सियत है अपने फील्ड की, और अपनी फील्ड की नहीं। जब कोई इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो वो किसी एक फील्ड में नहीं रहता, उसको एक फील्ड में बांधना ये गलती है। ये संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले शख्सियतों में से एक होती है, जिन्होंने अपने पाठकों को, अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को एक अपना विजन दिया, अपना खुद का ख्याल दिया। जब किसी के साथ में पत्रकारिता करते हैं तो उनका ख्याल खुद का एक साथ में ऐड होता है। और ऐसे लोगों से जब आप बात करते हैं तो मालूम चलता है कि सेल्फ मोटिवेट होना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। अगर ये चीजें नहीं होगी तो हम इसी तरह हमारे जीवन में रोजाना की कश्मकश में, रोजाना की परेशानियों में घिरते जाएंगे और हमारा पतन होता जाएगा। लेकिन अगर आपने इनकी बात सुनी, इनकी बात को थोड़ा सा भी अगर आपने अमली तौर पर अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा, अमली तौर पर आपको लाना पड़ेगा इनकी बातों को। और इनकी जो बातें थी मुझे बहुत मेरे को गहराइयों से जो हिला दिया,
वो ये था कि अगर इंसान में विनम्रता नहीं होती है तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने जितने बड़े लोगों के साथ में बातचीत की, इन्होंने एक चीज समान पाई सब में कि वो सब विनम्र थे। उन्होंने सब ने इनको भी वही इज्जत दी जिसकी इज्जत की वो लायक है। तो ये विनम्रता और समानता की भावना होना बहुत जरूरी है। अपने काम के साथ में ईमानदारी, जो इंसान अपने काम के साथ में ईमानदारी नहीं रख सकता, वो इंसान किसी चीज के साथ में ईमानदारी नहीं रख सकता। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने काम के साथ में ईमानदारी रखिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि परिश्रम और अपने न्याय अपने काम के साथ में जब तरक्की हो जाती है। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपने किसी दिल के कोने में, किसी एक हिस्से में सकारात्मकता को जरूर जगह दे देनी चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे कोई भी आपका मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक या सामाजिक तनाव हो, लेकिन उससे लड़ने के लिए, उससे उभरने के लिए दिल के किसी कोने में हमेशा एक पॉजिटिवनेस रखनी चाहिए। और आज का जो समाज है वो बहुत तनावग्रस्त है। इसीलिए हमें आज के वक्त में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें गीता निकल कर आई थी। अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो गीता नहीं आती। तो आज अगर ये माहौल है तो इसमें ही ऐसे हीरो को मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने लाने की। ये नगीने हैं इस धरती पर जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी इल्तिजा है, विनती है, रिक्वेस्ट है, हम लोग आप बड़े लोगों से सीखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोकदीप जी कि आपने अपना समय धन्यवाद। दिया। ईश्वर आपकी दीर्घ आयु करे, तंदुरुस्ती के साथ में। और आप जो डिजर्व करते हैं, ईश्वर उसको आपको प्रेजेंट दे, आपको उपहार दे जीवन में। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो किया है उसका हम शायद हमारे लफ्जों के अंदर, शब्दों के अंदर हम तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारी रूह आपका शुक्र अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार।